शाही परिवार ने नागरिकता छीनी तो मेहरान करीमी ने अब यूनाइटेड नेशन के जरिए एक रिफ्यूजी का स्टेटस पाने के लिए अलग अलग देशों में अपील किया। उस वक्त बहुत सारे लोगों को रिफ्यूजी का स्टेटस भी मिला था। तो शाही परिवार के खिलाफ जाने की सजा यह हुई कि ईरान से बेदखल, ईरान से दरबदर नागरिकता छिन गई। अब लगातार मेहरान करीमी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से रिफ्यूजी का स्टेटस मिल जाए। कई यूरोपीय देशों से उन्होंने कहा, कहीं काम बना नहीं। आखिर में फिर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इन बेल्जियम, तो यूनाइटेड नेशन के अंडर में आता है, तो इनके जो बेल्जियम के हाई कमिश्नर थे और जो रिफ्यूजी वाला पूरा स्टेटस देखते थे, उन्होंने मेहरान करीमी की एप्लीकेशन को देखा और मेहरान करीमी को एक रिफ्यूजी का स्टेटस सर्टिफिकेट दे दिया। अब इस रिफ्यूजी सर्टिफिकेट के जरिए वो यूरोप के किसी भी देश में रह सकते थे लीगली। तो ये मेहरान करीमी के लिए एक अच्छी खबर थी। इस दौरान में जब वो इस स्टेटस को हासिल करना चाहते थे रिफ्यूजी वाला, तब वो अपना लगातार ट्राई कर रहे थे कि अब माँ के साथ ब्रिटेन में ही जाकर सेटल हो जाए, वहीं रहे। 1986 में उन्होंने सोचा था कि अब ब्रिटेन में जाकर यूके में ही सेटल हो जाएंगे। इस दौरान में इसके बाद उनको यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इन बेल्जियम, इनकी तरफ से रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट मिला। तो अब यूरोप में कहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो ब्रिटेन जाएंगे। 1988 ये है वो तारीख जो आती है, 26 अगस्त 1988। मेहरान करीमी, चूंकि वह सर्टिफिकेट मिला, वो पेरिस में थे, फ्रांस में, यूरोप का एक देश था, और जो उनको रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट मिला वो वहाँ पे लीगल था। वहाँ से उन्होंने टिकट ली और अब लंदन जाना चाह रहे थे ताकि लंदन में ब्रिटेन में ही रहे। सारे जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जो सर्टिफिकेट था रिफ्यूजी वाला वो भी था। टिकट ली, लंदन की फ़्लाइट में बैठ गया। लंदन एयरपोर्ट पर उतरते हैं, लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं तो वहाँ के जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर, बल्कि इमिग्रेशन के लोग हैं, वो उनसे उनका डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। इस दौरान में एयरपोर्ट और प्लेन के बीच में ही मेहरान करीमी का ब्रीफकेस चोरी हो जाता है और उसी ब्रीफकेस में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें रिफ्यूजी सर्टिफिकेट भी था जो बेल्जियम की तरफ से दिया गया था। अब वहाँ पे सामने एयरपोर्ट से वो उतरते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलना है। फ्लाइट से निकलने के बाद इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे। अब वहाँ पता चला कि कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, सारे तो ब्रीफकेस चोरी। इमिग्रेशन वालों को कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, आपके पास कोई भी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि सब कुछ था, बेल्जियम से मुझे ये मिला, लेकिन चोरी हो गई। लेकिन माने नहीं, और ब्रिटिश इमिग्रेशन के स्टाफ ने उनको अगली फ्लाइट से, चूंकि वो पकड़ा था उन्होंने पेरिस से, वापस पेरिस भेजने का फैसला किया और नेक्स्ट फ्लाइट में जो पेरिस के लिए था उसमें उन्हें बैठा दिया गया। अब मेहरान करीमी वापस पेरिस पहुंच जाते हैं। पेरिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं, इमिग्रेशन के पास फिर पहुंचते हैं, वहाँ उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट्स तो गायब। अब इसके बाद बिना डॉक्यूमेंट्स के पेरिस एयरपोर्ट पर आना एक जुर्म। तो इस बार फ्रेंच जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोग थे वो मेहरान करीमी को अरेस्ट कर लेते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ होती है, वो सारी कहानी बताते हैं। फिर उनके जब चूंकि गए थे लंदन, तो वो पेरिस से ही गए थे, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में निकाला जाता है, तो पता चलता है कि हाँ, इसके पास तो सब कुछ था और वैलिड था। तो अरेस्ट करने के कुछ घंटे के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स था, जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स था, वो लीगल था और पेरिस एयरपोर्ट पर इन्होंने लीगली एंट्री की है, मतलब गैर कानूनी तरीके से नहीं आए। यहाँ से गए तो लीगल दस्तावेज के साथ गए, रास्ते में सामान चोरी हो गया, लंदन से इनको वापस भेज दिया गया। तो पेरिस में इनकी एंट्री गैर कानूनी नहीं थी, लीगल थी, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि आपके पास वीज़ा और बाकी दस्तावेज थे नहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बेल्जियम अथॉरिटी से बात करता हूँ, बेल्जियम के साथ पेरिस की जो वहाँ पे स्टाफ थे उन्होंने बात कराई। उन्होंने बताया कि आपके जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इन बेल्जियम, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया था रिफ्यूजी का, वो खो गया, अगर मुझे उसकी दूसरी कॉपी मिल जाए। लेकिन उनके अपने कुछ नियम कायदे थे। रिफ्यूजी सर्टिफिकेट जो देते थे बेल्जियम में, उनका ये था कि जिसको भी ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो इन पर्सन आएगा, सामने आएगा, खुद आएगा, उसकी मौजूदगी में उसके हाथ में ही दिया जाएगा, पेपर किसी और थ्रू से, किसी और के जरिए नहीं भेजा जाएगा। और ये रूल सबके लिए था। अब मुश्किल ये थी कि बिना दस्तावेज के बेल्जियम कैसे भेजा जाए। कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं, ना पासपोर्ट, ना वीज़ा, ना रिफ्यूजी सर्टिफिकेट। तो क्या किया जाए? तो कुछ नहीं कर सकते।
अब एयरपोर्ट तक लीगली, चूंकि पेरिस एयरपोर्ट पे उतरे वो भी लीगल था, आप वहां से उसको कुछ और कर नहीं सकते। तो फिर ये हुआ कि पेरिस एयरपोर्ट पर मेहरान करीमी की एंट्री लीगल थी, इसलिए उसको जबरन वहां से भगाया नहीं जा सकता था। लेकिन पेरिस शहर के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती थी क्योंकि पास उसके कागजात नहीं थे। तो डिपार्चर लाउंज है पेरिस एयरपोर्ट का, जिसका नाम है चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट, पेरिस में है ये चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट, और इसके डिपार्चर लाउंज टर्मिनल नंबर 1, जहां पे रोका गया था और पकड़ा गया था मेहरान करीमी को। बाकी अफसरों ने तमाम चीज़ें की और हम आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे, बाकी अपने डिपार्टमेंट से बात करेंगे। लेकिन तब तक कहा गया कि आप इसी टर्मिनल 1 जो डिपार्चर लाउंज है, जहां से उन्हें बाहर निकलना था, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे और इसी डिपार्चर लाउंज में रहेंगे। 26 अगस्त 1988 की बात है ये। मेहरान करीमी उसी डिपार्चर लाउंज टर्मिनल 1 पर रुके। जो एक थोड़े बहुत कपड़े थे उनके पास वो थे, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई। धीरे धीरे वक्त बीता और धीरे धीरे टर्मिनल 1 मेहरान करीमी का घर बन गया। पेरिस का एयरपोर्ट, डिपार्चर लाउंज, टर्मिनल 1, उसके कोने में जहाँ पे भी जगह मिलती वो वहीं बैठते, वहीं सोते, वहाँ का वॉशरूम यूज़ करते। जब स्टाफ ने देखा एयरपोर्ट के कि शख्स यहीं है, डेली पैसेंजर आते हैं जाते हैं लेकिन यहीं है, धीरे धीरे उनकी कहानियाँ लोगों ने सुनी। एयरपोर्ट के स्टाफ, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, बाकी डिपार्टमेंट के हों, अब उन्होंने ही खाना पीना लाना देना शुरू किया। मेहरान करीमी जो शिफ्ट हुआ उसके बाद ये हो गया कि रूटीन बन गया कि इस शिफ्ट में ये बंदा खाना खिलाएगा, इसमें ये खिलाएगा, और ये सिलसिला चलता रहा। और मेहरान करीमी का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट का लाउंज वो अब घर बन गया। 4 साल बीत जाते हैं। 1988 26 अगस्त से 1992 आ जाती। इन 4 सालों में मेहरान करीमी उसी लाउंज पे, उसी एयरपोर्ट पर वैसे ही रह रहे। ये बात एयरपोर्ट ऑफिशियल के जरिए फ्रेंच मीडिया तक पहुंचती है, फ्रेंच मीडिया के जरिए फ्रेंच ह्यूमन राइट कमीशन तक पहुंचती है। फ्रेंच ह्यूमन राइट कमीशन के एक लॉयर को ये अजीब सा लगता है। इसके बाद वो कोर्ट से इजाज़त लेकर एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट जाकर मेहरान करीमी से मिलते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। अब एक फ्रेंच ह्यूमन राइट से जुड़े हुए केस को लेने वाले वकील मेहरान करीमी के केस को अदालत में ले जाते हैं और कहते हैं कि इस शख्स के साथ जो हुआ, इसके रिफ्यूजी के सर्टिफिकेट खो गया, इसका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन पेरिस एयरपोर्ट पर इसकी एंट्री लीगल है। तो ऐसे शख्स को इन ह्यूमन तरीके से एयरपोर्ट के अंदर एक तरह से कैद करके रखना, क्योंकि कैद नहीं है लेकिन फिर भी कैद है, क्योंकि उस एयरपोर्ट से वो बाहर नहीं निकल सकता, दुनिया नहीं देख सकता, तो उसे रिहा किया जाए। लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और अदालत ने माना, फ्रेंच कोर्ट ने, कि जो एंट्री है वो लीगल है पेरिस में एयरपोर्ट पर। इसीलिए अच्छा, उसमें कुछ एयरपोर्ट के लोग भी आ गए थे कि इसको एयरपोर्ट से हटाया जाए, तो दूसरे तरफ के दूसरे पक्ष के वकील भी थे। लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, फ्रेंच कोर्ट ने, और कहा कि एंट्री चूंकि लीगल है पेरिस एयरपोर्ट पर, इसलिए मेहरान करीमी को पेरिस एयरपोर्ट से हटाया नहीं जा सकता, भगाया नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही उसे पेरिस के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। तो फिर से मामला वहीं आकर रुक गया जहां पे 88 में था। 1992 में ये फैसला सुनाया गया। इसके बाद एक तरह से परमानेंट घर बन गया मेहरान करीमी का। अब मेहरान करीमी की इस कोर्ट के फैसले और मीडिया में खबर आने के बाद जो लोग एयरपोर्ट से निकलते, चूंकि वो डिपार्चर लॉन्ज में था, तो उनकी कोशिश होती उस शख्स की झलक एक बार देखने की जो सालों से एयरपोर्ट पे ही रह रहा है, जैसे एक तरह से उसका अपना घर है। लोग मिलते। इस दौरान में खाली वक्त में मेहरान करीमी किताबें पढ़ता, डायरी लिखता और स्टडी करता। उसने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की उसी एयरपोर्ट पर रहकर। इस तरह से अपना दिन काटता रहा। बहुत सारे लोकल जर्नलिस्ट को उसके बारे में जानकारी मिली। कई जर्नलिस्ट के बारे में खबर है कि उन्होंने ट्रैवल ही इसलिए किया ताकि जब वापसी में डिपार्चर से गुजरें तो उसके साथ कुछ देर बैठें, उसकी बातें सुने, उससे उसकी रिपोर्ट तैयार करें। तो ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ट्रैवल किया मेहरान करीमी से वापसी में सिर्फ मिलने के लिए। धीरे धीरे वक्त बीता। इसके बाद ये कहानी पहुंचती है हॉलीवुड। 2003 में स्टीफन स्पीलबर्ग, जाने माने एक डायरेक्टर, ऑस्कर अवार्ड विनर, एक से एक फिल्में बनाई जिन्होंने, स्टीफन स्पीलबर्ग को मेहरान करीमी की कहानी पता चलती है। स्टीफन स्पीलबर्ग पेरिस जाते हैं, एयरपोर्ट पर मेहरान करीमी से मिलते हैं, उसकी पूरी कहानी सुनते हैं,
कहते तुम्हारी कहानी पे एक फिल्म बनाएंगे, तुम अपना राइट दो। मेहरान करीमी अपना राइट दे देते हैं। बदले में उस वक्त 2003 की बात है, अब तक 17 बल्कि 13 साल हो गए थे मेहरान करीमी को एयरपोर्ट पर रहते हुए। स्टीफन स्पीलबर्ग के साथ एक समझौता होता है और स्टीफन स्पीलबर्ग की कंपनी यानी कि खुद वो मेहरान करीमी को $2.5 लाख 2.5 लाख डॉलर पैसे देते हैं, चेक देते हैं उसको कि ये कहानी पे राइट हमारा है। 2.5 लाख का डॉलर का चेक अब मेहरान करीमी के पास था 2003 में। लेकिन बदकिस्मती देखिए, चेक तो था पर उसके पास बैंक नहीं था, क्योंकि उसका अपना कोई देश नहीं था, किसी देश का वो नागरिक नहीं था, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे वो बैंक का अकाउंट खोल सके। बैंक का अकाउंट किया तो देश की नागरिकता लेने के लिए भी परेशान था। तो वो चेक उसके पास रहा लेकिन बैंक तक नहीं पहुंचा, क्योंकि बैंक में चेक भेजने के लिए बैंक का अकाउंट चाहिए होता है। 2004 की फिर तारीख आती है। 2004 में एक फिल्म आती है, यही द टर्मिनल मैन। असल में कहानी ये मेहरान करीमी की ही थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है, सुपरहिट साबित होती है। तो खैर 2003 में ये चेक मिला। इसके बाद 3 साल और बीत जाते हैं, 2006 आ गया। अब तक मेहरान करीमी को एयरपोर्ट पर रहते हुए 18 साल बीत गए। तो 18 साल में एक बच्चा पैदा होकर बालिग हो जाता है, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, शादी का अधिकार मिल जाता है। और यहाँ वो 18 साल से एक डिपार्चर लाउंज के टर्मिनल 1 पर अपनी पूरी ज़िंदगी काटती, मतलब एक तरह से पूरी जवानी निकालती। 2006 आया, 18 साल बाद अचानक मेहरान करीमी की एक दिन तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ी, एयरपोर्ट स्टाफ ने देखा, उन्होंने खबर की, ह्यूमन राइट्स तक बात कही। उसके बाद उसको पहली बार वहाँ से निकाल कर एक हॉस्पिटल ले जाया गया पेरिस में। पेरिस में 18 साल तक एयरपोर्ट पर रहने के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो हॉस्पिटल के लिए 2007 में वो हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ पे एयरपोर्ट ब्रांच ऑफ फ्रेंच रेड क्रॉस, जो एयरपोर्ट की ब्रांच है फ्रेंच रेड क्रॉस, एक सोसाइटी जो होती है, उसने मेहरान की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी ली मानवता के नाम पर। तो फ्रेंच रेड क्रॉस ने एडमिट कराया, वहाँ के सारे बिल दिए, उसके इलाज के ये पूरी उस पर नज़र रखा। और ये जब ठीक हो गया तो जनवरी 2006 जुलाई में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जनवरी 2007 में हॉस्पिटल से रिहाई मिली, ठीक ठाक होकर इलाज हो गया था मेहरान करीमी को। अब रिहाई मिली तो फिर वही मसला आ गया कि अब कहाँ, अब क्या, फिर से वापस एयरपोर्ट। तो ये हुआ कि एयरपोर्ट ब्रांच ऑफ फ्रेंच रेड क्रॉस इसी ने, उसने कहा कि नहीं, एयरपोर्ट के पास ही एक होटल है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये वहीं रहेगा लेकिन होटल से बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रेंच रेड क्रॉस ने उसी पेरिस एयरपोर्ट के करीब एक होटल में एक कमरा लिया और उसमें मेहरान करीमी को रखा। मेहरान करीमी अब एयरपोर्ट से होटल में आ गया था। करीब 3 महीने तक वो होटल में रहा। इसके बाद 6 मार्च 2007 को एक पेरिस की चैरिटी रिसेप्शन सेंटर है, उसने मेहरान करीमी की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, अथॉरिटी से बात की और फिर इस होटल से उसे निकाला 2007 6 मार्च को। और फिर निकालने के बाद उसको पेरिस में एक घर में रखा। 2008 से लेकर अब तक मेहरान करीमी पेरिस में अब एक घर में रह रहा, किताबें लिखते हैं, बाकी सारे काम करते हैं। तो 2008 के बाद यानी 18 साल एयरपोर्ट पे रहने के बाद, 1 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद, 3 महीना होटल में रहने के बाद आखिरकार मेहरान करीमी को एक घर मिला पेरिस में, एक सोसाइटी के जरिए, चैरिटी सोसाइटी के जरिए, और अब वो वहां रह रहा है। तो शायद दुनिया में कोई दूसरी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जिसमें एक शख्स जिसका अपना कोई देश नहीं, देश था, देश से उसको बाहर कर दिया गया, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई चीज़ नहीं, और वो एयरपोर्ट पर उसने 18 साल एयरपोर्ट को ही अपना घर मानकर बिता दिया। और 18 सालों में उन एयरपोर्ट के स्टाफ ने, कर्मचारियों ने मेहरान करीमी की मदद की, उसे खाना दिया, उसकी ज़रूरत की चीज़ें दी, लेकिन बस इजाज़त ये नहीं थी कि वो एयरपोर्ट से बाहर आ सके। तो ये थी कहानी द टर्मिनल मैन की।